जय हिंद दोस्तों। पिछले दो वीडियो में हमने ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन और एनहांस्ड ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन पर चर्चा की थी। अगले दो वीडियो में हम स्पेशल फैमिली पेंशन के बारे में जानेंगे। जैसा कि मैं पहले भी कहता आया हूं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये फैमिली पेंशन पर मैं जितने भी वीडियो करूंगा उन्हें अपनी पत्नी को भी दिखाएं। आपसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपकी पत्नी को फैमिली पेंशन की नॉलेज होनी चाहिए। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं इसे 3 पार्ट्स में कवर करूंगा। पार्ट 1 में मैं आपको बताऊंगा कि स्पेशल फैमिली पेंशन क्या होती है और कितनी होती है। पार्ट 2 में बताऊंगा कि स्पेशल फैमिली पेंशन के लिए फैमिली की परिभाषा क्या है और वो प्रायोरिटी में कहां आते हैं। और पार्ट 3 में मैं स्पेशल फैमिली पेंशन के बारे में कुछ विशेष बातें कवर करूंगा। तो चलिए पार्ट 1 से शुरुआत करते हैं, जो है कि स्पेशल फैमिली पेंशन क्या होती है और कितनी होती है। तो स्पेशल फैमिली पेंशन उस सैनिक की फैमिली को मिलती है जिसकी डेथ इन 2 कंडीशंस में हुई है। नंबर 1, या तो ऐसी इंजरी या बीमारी से जिसका कारण फौजी सर्विस थी, और या नंबर 2, ऐसी इंजरी या बीमारी से जो फौजी सर्विस के कारण नहीं हुई पर फौजी सर्विस के कारण बढ़ गई और उसकी वजह से सैनिक की डेथ रिटायर होने के बाद 7 साल से पहले हो गई। मतलब जब सैनिक रिटायर हुआ तो उसे ऐसी इंजरी या बीमारी के कारण डिसेबिलिटी पेंशन मिल रही थी। इस केस में अगर उसकी डेथ रिटायर होने के बाद 7 साल से पहले हो जाती है तो उसकी फैमिली को स्पेशल फैमिली पेंशन मिलेगी। अब ऐसी इंजरी या बीमारी के कुछ उदाहरण देख लेते हैं जिनके केस में स्पेशल फैमिली पेंशन मिलती है। तो ये उदाहरण इस प्रकार है। नंबर 1, सैनिक की डेथ एक्सट्रीम मौसम के कारण हुई। जैसे राजस्थान में पोस्टेड था, पीटी के दौरान हीट स्ट्रोक हो गया और डेथ हो गई, या हाई एल्टीट्यूड में पोस्टेड था, हार्ट अटैक हुआ और डेथ हो गई। नंबर 2, फौजी गाड़ी में ट्रैवल करते समय डेथ हुई। जैसे कॉन्वॉय में पठानकोट से ले जा रहा था, एक्सीडेंट हुआ और डेथ हो गई। नंबर 3, यूनिट में ऑर्गेनाइज स्पोर्ट्स कंपटीशन के दौरान डेथ हुई। नंबर 4, आर्मी ट्रेनिंग के दौरान डेथ हुई। तो ये थे सैनिक की डेथ के कुछ केसेस जिनमें उसकी फैमिली को स्पेशल फैमिली पेंशन मिलेगी। एक इंपॉर्टेंट बात, मान लीजिए सैनिक यूनिट में नौकरी कर रहा है। वो यूनिट से घर और घर से यूनिट अपनी बाइक पर जाता है और उस बाइक के एक्सीडेंट से उसकी डेथ हो जाती है। ऐसे केस में सैनिक ड्यूटी पर माना जाएगा और फैमिली को स्पेशल फैमिली पेंशन मिलेगी। एक और केस हो सकता है, सैनिक यूनिट से अपने गांव लीव पर जा रहा था या लीव से वापस आ रहा था, ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ और उसकी डेथ हो गई। इस केस में भी यह माना जाएगा कि सैनिक की डेथ फौजी सर्विस के दौरान हुई है और उसकी फैमिली को स्पेशल फैमिली पेंशन मिलेगी। अब आता है अगला इंपॉर्टेंट सवाल कि स्पेशल फैमिली पेंशन होती कितनी है। तो स्पेशल फैमिली पेंशन होती है सैनिक की लास्ट ड्रॉन सैलरी का 60% यानी 60%। तो मान लीजिए हवलदार जर्नैल सिंह की लास्ट ड्रॉन सैलरी 1 लाख रुपए थी, बेसिक पे, एमएसपी, एक्स ग्रुप पे और क्लासिफिकेशन अलाउंस को मिलाकर। तो उसकी फैमिली को 60,000 रुपीज यानी 60,000 रुपए स्पेशल फैमिली पेंशन मिल जाएगी। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि अगर डेथ का कारण फौजी सर्विस ना होता तो उसकी फैमिली को ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन मिलती, जो होती है 30,000 रुपए। तो स्पेशल फैमिली पेंशन ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन से दुगनी होती है। तो ये था पार्ट 1 कि स्पेशल फैमिली पेंशन क्या होती है और कितनी होती है। आगे बढ़ने से पहले मेरी ओर से एक रिक्वेस्ट, मैं आने वाले दिनों में सैनिकों और उनके बच्चों के बारे में बहुत सी ज़रूरी बातें शेयर करूंगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। सब्सक्राइब करने से मेरे वीडियो यूट्यूब ऑटोमेटिकली आपके पास भेजेगा। थैंक यू। तो अब आते हैं पार्ट 2 पर कि स्पेशल फैमिली पेंशन के केस में फैमिली की परिभाषा क्या है। तो अब आप एक एक करके स्क्रीन पर उनके नाम देखेंगे जो फैमिली की परिभाषा में शामिल है। अगर आपने ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन के दोनों वीडियो देखे हैं तो आप पाएंगे कि स्पेशल फैमिली पेंशन के केस में फैमिली की परिभाषा थोड़ी अलग है। तो चलिए देखते हैं। नंबर 1, पत्नी। ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर पत्नी सैनिक से अलग रह रही है पर अभी डिवोर्स नहीं हुआ है तो भी वो फैमिली का सदस्य मानी जाएगी। नंबर 2, सैनिक के वो बच्चे जिनकी अभी शादी नहीं हुई है। नंबर 3, वो बेटी जिसकी शादी नहीं हुई है या जिसकी शादी तो हुई थी पर या तो उसके पति की डेथ हो गई है और या उसका डिवोर्स हो गया है। तो ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन के केस में
अनमैरिड बेटी 25 साल की उम्र के बाद पेंशन की हकदार नहीं होती थी, लेकिन स्पेशल फैमिली पेंशन के केस में होती है। 25 साल की उम्र से बड़ी बेटी जिसकी शादी नहीं हुई है। नंबर 4 फादर यानी पिताजी। नंबर 5 मदर यानी माताजी। तो ये एक और अंतर है, ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन में मदर प्रायोरिटी में ऊपर आती थी, स्पेशल फैमिली पेंशन में फादर ऊपर आते हैं और मदर का नंबर बाद में आता है। और नंबर 6 सैनिक के भाई या बहन जो उसके ऊपर डिपेंडेंट थे जब वो जीवित था। तो ये थे 6 प्रकार के फैमिली मेंबर। अब सवाल आता है कि इन्हें फैमिली पेंशन मिलेगी कब तक, तो चलिए एक एक करके देखते हैं। नंबर 1, पत्नी को स्पेशल फैमिली पेंशन मिलती रहेगी जब तक कि उसकी डेथ ना हो जाए या फिर जब तक कि वो दूसरी शादी ना कर ले। इंपॉर्टेंट बात जो ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन से अलग है वो ये है कि अगर वो शादी कर भी लेती है तो उसकी पेंशन बंद नहीं होगी, लेकिन उसका हिस्सा कम हो जाएगा। कितना कम, उसे हम अगले वीडियो में देखेंगे। नंबर 2, सैनिक के वो बच्चे जिनकी अभी शादी नहीं हुई है, बच्चों को पेंशन मिलेगी जब तक कि उनकी शादी ना हो जाए या वो कमाना शुरू ना कर दे या उनकी उम्र 25 साल से ज्यादा ना हो जाए। इन तीनों में से जो भी कंडीशन पहले आ गई तो स्पेशल फैमिली पेंशन बंद हो जाएगी। उदाहरण से समझाता हूं। तो 3 चीजें हैं, शादी, कमाई और 25 साल की उम्र। मान लीजिए हवलदार अनुज और मीता के 4 बच्चे हैं। गीता उम्र 30 साल, सीता उम्र 26 साल, मोहित उम्र 22 साल और रोहित उम्र 20 साल। 30, 26, 22, 20। गीता की शादी हो चुकी है जबकि सीता, मोहित और रोहित की शादी नहीं हुई है। अब मान लीजिए कि मीता की डेथ हो गई तो स्पेशल फैमिली पेंशन बच्चों को पास ऑन हो जाएगी। पर किसे? गीता को, सीता को, मोहित को या रोहित को? तो इसका उत्तर ये है, क्योंकि गीता की शादी हो चुकी है वो फैमिली पेंशन की हकदार नहीं है। अब सीता, मोहित और रोहित का क्या? तो बड़ा बच्चा जिसकी उम्र 25 साल से कम है वो प्रायोरिटी में सबसे ऊपर आता है। तो सबसे पहले पेंशन मिलेगी मोहित को। जब मोहित की शादी हो जाती है या वो कमाने लगा या उसकी उम्र 25 साल से ज्यादा हो जाएगी तो पेंशन रोहित को मिलने लगेगी। और जब रोहित भी इनएलिजिबल हो जाता है, चाहे उसकी उम्र या कमाई या शादी के कारण, उसके बाद नंबर आएगा सीता का। सीता को ये पेंशन तब तक मिलती रहेगी जब तक वो शादी नहीं कर लेती या उसकी अपनी इनकम मिनिमम ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन से ज्यादा नहीं हो जाती। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी उम्र 25 साल से ज्यादा है। आज की डेट में मिनिमम ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन है 9,000 रुपए प्लस उस पर 53% डीआर यानी 53% डीआर यानी कि 13,770 रुपए, 13,770 रुपीज। तो जैसे ही सीता की इनकम 13,770 रुपीज से ज्यादा हो जाएगी उसकी पेंशन बंद हो जाएगी। नंबर 3, अब आते हैं गीता पर। अगर गीता ने शादी की थी पर उसका डिवोर्स हो गया या उसके पति की डेथ हो गई तो वो भी फैमिली पेंशन की हकदार होगी जब तक कि वो दूसरी शादी नहीं कर लेती। गीता पर भी सीता की तरह इनकम क्राइटेरियन लागू होगा। नंबर 4, फादर। अब पिताजी और माताजी का केस ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन से अलग है। पिताजी और माताजी को स्पेशल फैमिली पेंशन उनकी डेथ तक मिलेगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनकी अपनी इनकम कितनी है, यानी फादर और मदर पर इनकम की कसौटी लागू नहीं है। नंबर 5, मदर को भी पेंशन उनकी डेथ तक मिलती रहेगी पर उनका नंबर फादर के बाद आएगा। और अंत में नंबर 6, सैनिक के भाई या बहन जो उसके ऊपर डिपेंडेंट थे जब वो जीवित था। इन्हें पेंशन मिलेगी जब तक कि उनकी शादी ना हो जाए या वो कमाना शुरू ना कर दें या उनकी उम्र 25 साल से ज्यादा ना हो जाए। इन तीनों में से जो भी कंडीशन पहले आ गई उनकी स्पेशल फैमिली पेंशन बंद हो जाएगी। तो ये था पार्ट 2 यानी फैमिली की परिभाषा। अब आते हैं पार्ट 3 पर और नजर डालते हैं फैमिली के 5 स्पेशल केसेस पर। तो ये 5 स्पेशल केसेस इस प्रकार है। नंबर 1, चाहे स्पेशल फैमिली पेंशन केवल एक ही फैमिली मेंबर को मिले लेकिन वो होती है पूरी फैमिली के लिए। अगर वो फैमिली मेंबर बाकी सदस्यों को सपोर्ट नहीं करता तो स्पेशल फैमिली पेंशन को बांटा जा सकता है। कैसे?
वो अगले वीडियो में देखेंगे। ये बांट का प्रोसीजर ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन पर लागू नहीं होता। नंबर 2, रिक्रूट के केस में स्पेशल फैमिली पेंशन उतनी ही मिलेगी जितनी एक सिपाही को मिलती है। ये रूल भी ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन से अलग है। रिक्रूट की फैमिली को ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन ऑथराइज नहीं होती। नंबर 3, फैमिली में सैनिक का वो बच्चा भी शामिल होगा जिसका जन्म उसकी डेथ के बाद हुआ, यानी अगर उसकी पत्नी सैनिक की डेथ के समय प्रेग्नेंट थी। इसी तरह वो बच्चा भी शामिल होगा जिसे सैनिक और उसकी पत्नी ने कानूनी तरीके से अडॉप्ट किया था, यानी गोद लिया था। नंबर 4, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सैनिक की शादी रिटायरमेंट के बाद हुई या रिटायरमेंट से पहले। दोनों केसेस में पत्नी फैमिली का हिस्सा ही मानी जाएंगी, पर सैनिक को चाहिए कि ऐसी शादी को कानून के अनुसार रजिस्टर करवाना है। जब आप सर्विस में होते हैं तो डीओ पार्ट 2 से पत्नी आपकी फैमिली का हिस्सा बन जाती है, पर रिटायरमेंट के बाद शादी के केस में शादी को रजिस्टर करवाना और प्रोसीजर के हिसाब से पत्नी का नाम पीपीओ में इंडोर्स करवाना जरूरी है। और अंत में नंबर 5, मान लीजिए सैनिक की एक बेटी है जिसकी शादी तो हुई थी, पर या तो उसके पति की डेथ हो गई है या उसका डिवोर्स हो गया है। मैंने कुछ देर पहले बताया था कि ऐसी बेटी फैमिली का हिस्सा मानी जाएगी, पर उसकी एक कंडीशन है, और वो ये है कि वो बेटी उस समय तलाकशुदा या विधवा होनी चाहिए जब वो फैमिली पेंशन की हकदार बनी थी। मतलब मान लीजिए जब गीता का फैमिली पेंशन का नंबर आया तो वो शादीशुदा थी, पर बाद में उसका डिवोर्स हो गया। उस केस में वो फैमिली पेंशन की हकदार नहीं होगी। तो ये था पार्ट 3। एंड करने से पहले 3 महत्वपूर्ण बातों को संक्षेप में फिर से बता देता हूं। नंबर 1, स्पेशल फैमिली पेंशन का अमाउंट होता है लास्ट ड्रॉन सैलरी का 60%, यानी 60%। मतलब ये ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन से डबल होती है। नंबर 2, स्पेशल फैमिली पेंशन तब मिलती है जब सैनिक की डेथ का कारण फौजी नौकरी था या उसकी डेथ ऐसे ही किसी कारण से हुई उसकी रिटायरमेंट के बाद 7 साल के अंदर। और नंबर 3, मैंने इस वीडियो में सैनिक के डिसेबल्ड बच्चे की बात नहीं की है, पर ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन की तरह ऐसा बच्चा अगर अपनी जीविका कमाने में समर्थ नहीं है तो वो अपनी डेथ तक पेंशन का हकदार रहेगा। अगर आप इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो इस लिंक पर क्लिक करके मेरे पिछले वीडियो को देख सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो। अगले वीडियो में हम स्पेशल फैमिली पेंशन पर अपनी डिस्कशन को जारी रखेंगे। तब तक अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें और स्वस्थ रहें।